आज हम बात करेंगे कि कानून का शासन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है। हम कई बार सुबह न्यूज़ पे जब पढ़ते हैं तो अधिकांश बार हम रूल ऑफ लॉ शब्द का पढ़ते हैं कि फलानी जगह एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने संदेह के आधार पर आतंकवादियों को मार दिया, या अमुक निर्णय लेते समय प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करी, वर्ग विशेष का शोषण हुआ या उनको अत्याचार हुआ उनके साथ। इस तरह की जो बातें हैं न्यूज़पेपर्स में या हम सुनते हैं दैनिक दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो मन में एक बात ये है कि रूल ऑफ लॉ है क्या, कानून शासन क्या है। और एक बात और जहन में आती है कि कानून के शासन के अलावा भी कुछ होता है क्या? क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जो गैर कानूनी संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा संचालित की जाती है, जो लॉ के तहत नहीं है? इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक बात इस पर कहना चाहता हूं कि ऐसी संस्थाएं होती हैं। यदि हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि मोनार्की, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम आदि में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, वहाँ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह शासक होते हैं। और ऐसी स्थिति में शोषण या लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता जो हमको मिली है संवैधानिक, उससे कॉम्प्रोमाइज होने की समस्या रहती है। हम अपने डिस्कशन पहले एक कोटेशन की शुरुआत करेंगे। द क्लियरेस्ट वे टू शो what the rule of law means to us in everyday life is to recall what has happened when there is no rule of law. यह आइजनहावर का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहता है कि रूल ऑफ लॉ हमारे लिए क्या अर्थ रखता है दैनिक जीवन के भीतर। इसको समझने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, उसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं था तब क्या हुआ था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, इसमें हम रूल ऑफ लॉ क्या है, टू टाइप ऑफ ड्यू प्रोसेस, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, वो क्या है, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर जाने माने स्कॉलर जूरिस्ट डाइसी का फॉर्मुलेशन रूल ऑफ लॉ के लेके क्या था, रूल ऑफ लॉ का महत्व क्या है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। भारत के संदर्भ में कानून के शासन का रिलेवेंस, प्रासंगिकता क्या है। इसके अलावा हम भी चर्चा करेंगे कि क्या रूल ऑफ लॉ भारत में सभी पर लागू होता है कि कुछ अपवाद हैं। क्या हमारे यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट है, कुछ जगह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है कुछ स्थितियों में। इसके अलावा भारत में रूल लेके वर्तमान में कंसर्न्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे एथिक्स का एक टॉपिक, एथिकल डायलेमा को दूर करने में रूल ऑफ लॉ की क्या भूमिका हो सकती है। एथिकल डायलेमा ये है कि दो चीजें हैं, दोनों ही लगभग ठीक हैं, अब ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इलाके में अवैध बस्ती बसी हुई है और उस बस्ती में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं या बुजुर्ग हैं। यदि उनकी बस्ती हटाई जाए तो उनका जीवन खतरे में आ सकता है, और यदि बस्ती नहीं हटाई जाए तो अवैध अतिक्रमण
का मसला रहेगा। तो इस तरह की स्थिति है, उसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा। तो रूल ऑफ लॉ कैसे हमको सिविल सर्विस में या सिविल सर्वेंट के लिए एथिकल डायलेमा को दूर करने में मदद होता है। और लास्ट में हम इस साल की जो रूल ऑफ लॉ को लेके इंडेक्स रिलीज हुआ है, उस इंडेक्स में जो भारत की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी। ये 18 जून की द हिंदू की खबर है, तो मैंने न्यूज़ का लिंक भी दिया है और साथ में उस न्यूज़ के जो फैक्ट्स थे वो भी डिस्कस किए हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे चर्चा हमने करी है। अब हम आते हैं कि वास्तव में ये रूल ऑफ लॉ, और जब हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑर्डर बिगड़ना, इसमें क्या अंतर है। एक छोटा सा टर्म पहले लेते हैं, क्योंकि दोनों शब्द कई लोग लगता है एक समान है। लॉ ऑर्डर ब्रेक हो गया। लॉ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि गुड गवर्नेंस कोलैप्स होना और संवैधानिक मशीनरी वहां विफल हो जाना। कई बार इसका आधार पर मांग की जाती है कि लॉ ऑर्डर बिगड़ गया है तो इसलिए यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कई बार विपक्ष इस तरह की मांगे करते हैं कई राज्यों में जहां पे आतंक क्राइम बढ़ जाता है और इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये टर्म अलग है। रूल ऑफ लॉ बेसिकली लोकतांत्रिक सिस्टम में जनता का शासन जनता के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से होने वाली व्यवस्था के लिए कहते हैं। अब जनता का शासन, ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या व्यावहारिकता और प्रैक्टिकल ये चीज पॉसिबल है आज के इतने बड़े बड़े लोकतंत्रों में जहां पे करोड़ों की आबादी है? ऐसे इलाके में क्या जनता मिलजुल कर शासन कर सकती है? हाँ, पहले जमाने में जब छोटे नगर हुआ करते थे और समाज हुआ करते, समुदाय हुआ करते थे, वहां ही संभव था। लेकिन आज की स्थिति जहां पे इतने बड़े लोकतंत्र हैं, तो वहां पे रूल ऑफ लोकतंत्र कैसे काम करेगा, जनता शासन कैसे काम करेगा कि जनता अपने ही बीच में से कुछ लोगों का चुनाव करेगी और ये जो समूह है लोगों का, इसी को बोलेंगे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे जनता के बीच से। और यही जनप्रतिनिधि हमारी तरफ से आके संसद में कानून निर्माण करते हैं और इस प्रकार से हम अपने आप को शासित करते हैं। हमने अपने ही रिप्रेजेंटेटिव भेजा और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने कानून निर्माण किया और उस कानून निर्माण से हम स्वयं भी संचालित है। तो हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमने भेजे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग। इस रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कानून का निर्माण होता है। अब अगली समस्या ये है कि भाई कानून तो बन गया, लेकिन क्या कानून बनने से रूल ऑफ लॉ लग जाएगा? कहा जाएगा किसी देश को? या फिर इसके बाद कई नए एस्पेक्ट्स और उभर के आएंगे, जैसे कानून तो बन गया, लॉ तो बन गया, इसे लागू कैसे किया जाएगा? एनफोर्समेंट, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? और दूसरा प्रश्न ये कि कानून तोड़ने पर दंड किस रूप में लाया जाएगा? ये ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो हमें रूल ऑफ लॉ को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमने देखा कि कानून के शासन को मूल रूप से हम कहें संक्षेप में, तो कानून का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था में
एक ऐसे क्रिया को कहते हैं जिसमें सरकार से लेकर शासित तक जितने भी इसके बीच शासित तक, जिसमें सभी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप अर्थात समाज का हर अंग, वो सारी चीजें कानून के तहत संचालित होती हैं और जिसमें कानून की इच्छा सर्वोपरि होती है, व्यक्ति की इच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति चाहता है वो सब कुछ हो, नहीं, जो कानून लिखा है वो होना चाहिए। और कानून किससे बनाए? कानून संविधान से बनाए, तो कानून में संविधान के भीतर ही काम करेगा। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था संविधान के द्वारा निर्मित कानून के अनुरूप संचालित होती है। ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, जिसमें अपवाद कोई भी नहीं है। सबसे शीर्ष से लेके सबसे शुरुआती या सबसे नीचे स्तर तक जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं वो सभी एक समान, एक प्रकार से संचालित हों। तो ऐसी व्यवस्था के लिए रूल ऑफ लॉ शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए आप अपने घर से बाहर कहीं घूम रहे हैं और कोई आपको आकर बिना कारण के परेशान करे, पीटे और आपको पुलिस में भी गिरफ्तार करवा दी जाए बिना कोई कारण बताए। ऐसी स्थिति में यदि रूल ऑफ लॉ होगा तो आपके पास ये अवसर होगा कि आप इस अन्याय के खिलाफ पुलिस और न्यायपालिका के सुरक्षा की मांग करें। लेकिन यदि रूल ऑफ लॉ नहीं है, व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर वाला कार्य शासन है, तो ऐसी स्थिति में आपको न्याय के लिए उस व्यक्ति पर जाना पड़ेगा और व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि होगी। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से दिया कि समझ में आए कि रूल ऑफ लॉ होने का क्या मकसद है। हमने पढ़ा इतना के स्टेटमेंट कि रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो उससे पहले का जीवन जो है वो जानकर आप समझते हैं रूल ऑफ लॉ का महत्व क्या है। तो उससे पहले का यही जीवन था, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था, एक व्यक्ति सर्वोपरि। अब हम ये बात करेंगे कि कानून जो लॉ बना रूल ऑफ लॉ के तहत, उसकी स्थिति क्या है। तो रूल ऑफ लॉ के तहत हमने दो तरह के लॉ चर्चा करेंगे, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जो में तथ्यात्मक जैसे क्राइम पनिशमेंट जो डिफाइन करता है और इंडिविजुअल को बिहेवियर को समाज में गवर्न करता है, ऐसे कानून सब्सिडियरी लॉ के तहत आते हैं, जैसे ट्रैफिक नियम। प्रोसीजरल लॉ जो हैं ये कोर्ट, पुलिस आदि जो संस्थाएं कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा ये होगा प्रोसीजरल लॉ के अंदर। और इसमें पूरा ब्यौरा दिया होगा कि यदि व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच संघर्ष है तो किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, व्यक्ति बनाम समूह के बीच में है, समूह बनाम समूह के बीच में विवाद है, या समूह बनाम राज्य के विवाद है। तो ये दोनों तरह के जो लॉ हैं इनसे ही रूल ऑफ लॉ के कानून निकल के आते हैं। और ये सारे जो कानून होते हैं ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर। संविधान सर्वोच्च है, उसके तहत शक्ति मिली राज्य को, और राज्य ने आवश्यकता के मुताबिक विधायिका के माध्यम से कानून निर्माण किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो
ये जो समस्या है इसमें एक बात तो क्लियर है कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट, उसको लेकर डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में बहुत सारे अलग अलग मत हैं, कोई एक मत नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, इसमें सबका अपना अलग मानना है। लेकिन सभी जगह जहां ये रूल ऑफ लॉ की स्थिति है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, जैसे यूके, यूएस, जापान, खैर यूके में संविधान लिखित नहीं है लेकिन परंपराओं के विचारों में मौजूद है, तो ऐसे देशों में जो रूल ऑफ लॉ को लागू करने की जो मशीनरी है, जो एजेंट है, वो सबका मानना है कि वो न्यायपालिका ही है। लेकिन रूल ऑफ लॉ को लेकर सबके बीच में मतभेद है। यदि हम रूल ऑफ लॉ के इतिहास को देखें तो शुरुआत इसकी होती है प्लेटो के साथ। प्लेटो ने भी बुक में रूल ऑफ लॉ की उस जमाने में ही बात कर दी थी। 3 बुक हैं, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, और तीसरी बुक तो द लॉ। उन्होंने इसी बात को कि लॉ क्या है उसको डिफाइन किया है। और अरस्तु के समय भी हमें मिलता है कि अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन अध्ययन किए थे, अर्थात सुप्रीम लॉ अध्ययन किए थे, और अध्ययन करके उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था गवर्नेंस का, क्लासिफिकेशन गवर्नेंस। तो कहने मतलब है कि रूल ऑफ लॉ को लेकर चेतना कोई नई चीज नहीं है। चाहे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चाहे प्राचीन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम देखते हैं कई सारे थिंकर्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट फेस से ही इस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने काफी सारे नई चीजें दी हैं। इसके बाद जो बाकी थिंकर्स आए, चाहे जिसमें जॉन लॉक हो, मॉन्टेस्क्यू हो, ये असंख्य चिंतक हैं जिन्होंने अपने विचार दिए हैं। लेकिन इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक चिंतक है जो एग्जाम में आते भी हैं, वो है A.V. डाइसी, इंग्लिश प्रोफेसर, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट। और इन्होंने रूल ऑफ लॉ को लेकर एक पूरा प्रिंसिपल दिया है जिसको हम डाइसी फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ कहते हैं। इन्होंने अपने प्रिंसिपल में 3 बातें रखी हैं। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, अर्थात नोबडी शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ लॉ। किसी व्यक्ति को का दंड नहीं आएगा जब तक कि वो कानून का उल्लंघन ना कर दे। कानून उल्लंघन करने पर तो सजा होगी होगी। यही तो रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट है जो सभी को ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, सभी लोगों को दायरे में, सीमाओं में रखता है। दूसरा है, तो इस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को उन्होंने स्थापित किया है पहले वाले प्रिंसिपल में। दूसरा जो उन्होंने कहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका तो ये होगा कि कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी कद का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रतिष्ठा का हो, कानून सभी पे समान रूप से लागू होगा। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है आर्टिकल 14 में, उसको भी उन्होंने स्थापित किया है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्विटी बिफोर द लॉ। थर्ड जो उन्होंने दिया है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। बेसिकली क्यों डाइसी इंग्लिश मैन थे, तो उन्होंने इंग्लैंड के ही सिस्टम को आधार बनाकर इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जो भी संवैधानिक अधिकार हैं वो सारे के सारे कानून के शासन के द्वारा न्यायालय की व्याख्या से निकले हैं। तो
बेसिकली क्योंकि उनको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो वहां जो कानून निकले हैं उनको उन्होंने इनडायरेक्टली एक प्रकार से उस लॉ को, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रख दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल ऑफ लॉ के निकल के आया है इंग्लैंड के अंदर। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन इंग्लैंड। तो ये एक इन्होंने 3 बात कही है, इसी को बोलते हैं डाइसी का रूल ऑफ लॉ को लेकर फॉर्मुलेशन। तो ये जो विद्वान थे, इनकी थ्योरी काफी हद तक भारत के संदर्भ में सही है, लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह स्थापित किया है कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पूरा मामला ये बदल जाता है। रूल ऑफ लॉ बढ़ने से हम पढ़ रहे हैं कि देखिए प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यक्ति की मर्जी चलेगी, राज्य की मर्जी, कानून की मर्जी चलेगी। और कानून कहाँ से आया है? हमारे कॉन्टेक्स्ट में संविधान से आया है। और संविधान में यदि कोई विवाद है इंटरप्रिटेशन लेकर, तो उसको सुलझाने की शक्ति न्यायपालिका पास है। इस प्रकार से रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के इंडिया में बहुत सारे चेक एंड बैलेंस हैं।